भूतों का ढाबा। आयुष का परिवार आगरा से रिहाइश पंजीर था। एक दिन आयुष के अब्बू सतीश घर वापस आए तो उन्होंने इत्तला दी कि पूरे परिवार अगले माह भाईजान के निकाह में शिरकत करने जाना है। आयुष की अम्मी ने गांव जाने से इनकार कर दिया। उस गलीज गांव में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वो निहायत दूर है और हद ये है कि कोई सवारी मुहैया नहीं होती, और तो और वहाँ बिजली भी नहीं है। अब गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, सड़कें बन चुकी हैं। मैं अपने दोस्तों से गाड़ी मांग लूंगा, उसी से गांव चलेंगे। चलिए ना मम्मी, बहुत खुशी होगी। वैसे भी काफी वक्त से कहीं घूमने नहीं गए हैं। बेहतर है हम चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से जाने से भी 20 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए खाना घर से पकाकर ले जाना पड़ेगा। और हाँ, खाना तुम्हारे अब्बू ही बनाएंगे। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ पर कई ढाबे खुल गए हैं। निकाह से 2 दिन पहले अम्मी, अब्बू और आयुष कार से गांव की तरफ रवाना हो गए। राह से गुजरते हुए स्याह रात हो गई। सड़क पर गहरी स्याह रात थी और गहरी खामोशी थी। अब्बू, ये रास्ता तो बहुत ही वीरान है। डर की वजह से मुझे तो पेशाब आ रही है। अब्बू ने कार रोक दी। क्या हुआ अब्बू, आपने कार क्यों रोक दी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पेशाब आ रही है, जाओ पहले पेशाब करके आओ। मैं गहरे अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती, जल्दी से जाओ पेशाब करके आओ। और हम लोग तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? आयुष ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक खोपड़ी के ऊपर पड़ा। आयुष खौफ से चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? अब्बू, यहाँ इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई है। अम्मी और अब्बू गाड़ी से बाहर निकले। घबराने की बात नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे अपने साथ यहाँ ले आया होगा। तुम पेशाब करने जाओ। आयुष के परिवार को राह में कुछ 3-4 शख्स गुजरते दिखाई दिए, तब जाकर उसकी जान में जान आई। चलो, कुछ इंसान इस राह पे दिखाई तो दिए, अब मैं बेफिक्र होकर पेशाब कर सकता हूँ। आयुष पेशाब करने लगा और उसके अम्मी अब्बू गाड़ी में बैठ गए। आयुष जब पेशाब करके लौटा तो उसने देखा कि गाड़ी की डिक्की पीछे से हिल रही है। आयुष ने जब डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। आयुष ने जोर से डिक्की बंद कर दी और चीखने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, अब्बू, चुड़ैल, चुड़ैल। आयुष के अम्मी अब्बू जल्द से गाड़ी से बाहर निकल कर आए। अब्बू, डिग्गी के अंदर एक चुड़ैल है, मैंने अभी डिग्गी खोल के देखी थी। सतीश ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 शख्स को तलाशने की कोशिश की जो कुछ वक्त पहले ही उनके करीब से गुजरे थे। वे लोग अचानक से गायब हो गए थे। राह में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार सतीश ने डर और खौफ के साए में डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा और कुछ नहीं था। आयुष, लग रहा है तुम्हें जहनी मसला हो गया है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। वो तीनों गाड़ी में बैठे और आगे की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद आयुष ने बोला, अब्बू, पेशाब करने के बाद शिकम खाली हो गया है और मुझे बहुत जोरों की भूख महसूस हो रही है। सतीश, आप तो बता रहे थे कि यहाँ रास्ते पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। मुझे तो कहीं भी कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा। मैंने पहले ही इत्तला की थी कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ दूर गुजरने के बाद सतीश को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने जिक्र किया था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो अब ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे के अंदर 3 शख्स दिखाई दिए। 2 पुख्ता उम्र के मर्द और एक मोहतरमा और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में एक दरांती थी। वो आयुष के करीब आकर बोली, कहिए, क्या नोश फरमाएंगे? जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलटकर जाने लगी तो उसने देखा उसकी जुल्फों में 2 कटे हुए सर लटके हुए थे। यहाँ तक कि लड़की के पाँव भी उल्टे थे। खौफ की वजह से आयुष और उसके अम्मी अब्बू का मुंह सूख गया था। रेखा ने सतीश के कान में कुछ कहा। सतीश पानी का जग लेने के बहाने उसकी तरफ गया जहाँ खाना बन रहा था। सतीश ने देखा कि पुख्ता उम्र का शख्स एक भगोने से 2-3 कटे हुए सर निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा था। उस शख्स के पैर भी उल्टे थे। सतीश ने रेखा के पास आकर धीमे से कुछ कहा, यहाँ जरूर कुछ नामाकूल है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। तीनों खामोशी से दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी वो दरांते वाली लड़की तेजी से चलते हुए आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खिलाए मैं किसी को नहीं जाने देती।
हमें देर हो रही है, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो दरांती उठाकर बोली, चुपचाप खामोशी से बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सतीश के परिवार के सामने और कोई वजह नहीं थी। वो खामोशी से मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। कुछ लम्हे में एक शख्स शानदार खाना लेकर आया जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और कई चीजें मौजूद थी। वो शख्स जब खाना रखकर चला गया तो सतीश ने देखा कि वो लड़की उनके पास तन्हा खड़ी है। सतीश ने एक झटके से उसके हाथ से दरांती छीना और उसकी गर्दन पर वार करके गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर की तरफ भागे। उधर कमरे के अंदर से मर्द और खातून खौफनाक तरीके से चीखते हुए उनकी ओर बढ़े। मर्द और खातून का चेहरा खौफनाक हो गया था। सतीश का परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और सतीश ने गाड़ी चालू कर दी, पर पीछे भूत और भूतनी ने उनकी गाड़ी को पकड़ रखा था। सतीश ने बहुत कोशिश की पर कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ भगाया। मर्द और खातून गाड़ी से कुचल गए और सतीश ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई और वो सुबह होने तक नहीं रुका। सतीश ने गांव पहुंचने के बाद सारी बात अपने भाईजान को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ बरस पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 फर्द थे, मर्द, खातून और उसकी बेटी। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए और लड़की के साथ बदसलूकी करने लगे। जब लड़की के वालिद ने मुखालफत की तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और मर्द, खातून और उसकी बेटी को गोली मार दी। उसी परिवार की रूह वहाँ भटकती है और वहाँ ढाबा होने का मुगालता पैदा करती है। लौटते वक्त रात में वहाँ से मत गुजरना। दिल्ली शहर की एक आम सोसाइटी में रहता था एक परिवार जिसमें रिहाइश थी अम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया की। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई? अम्मी रहने दीजिए, अब मुझे देरी हो रही है। मेरे हबीब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। ओहो, ये आज के दौर के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेस व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, रोज की तरह सुबह से उसका टिफिन बना रही हूँ और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझ सकती हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने घरों की बातें किया करती थी। बरस बीत गए लेकिन रोजमर्रा की इनकी आदतें नहीं बदली। फिलहाल इनके घर इस हद तक करीब थे कि इन्हें बातचीत करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सभी घरों की कोई ना कोई बत्ती जली हुई है। लगता है ये लोग अभी तक जगे हुए हैं। बेहतर है मुझे बाद में आना चाहिए। और फिर तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। लगता है इस घर में कोई नहीं है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चोर पाइप की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। उसने तार की मदद से उस खिड़की की कुंडी खोल दी। मगर जैसे ही वो अंदर गया तो हैरत ज़दा होकर उसकी आंखें खुली रह गईं। उसके आंखों के सामने सुनीता और प्रिया की लाश पड़ी हुई थी। घबराहट से उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप की राह से नीचे उतरा और सरपट भागने लगा। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन गया और वहाँ के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी के दौरान तुमने ही उन दोनों का कत्ल कर दिया हो और अब खुद को महफूज रखने के लिए हमारे पास आ गए। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। उन लाशों को देखकर मैं खौफज़दा हो गया था और सीधे आपके पास आ गया। मैं चोर हूँ जनाब, कातिल नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को कैद खाने में डालकर इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर ने पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक माहिर से मिलने गए। जनाब, इन दोनों की मौत को 3 माह गुजर चुके हैं। क्या? इनका इंतकाल 3 महीने पहले हो चुका है और इनकी लाशों से बदबू भी नहीं आ रही? यही तो मेरे भी समझ से परे है जनाब। अभी तक तो इन लाशों का गलना शुरू हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने खुद को चाकू मारा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को चाकू मारने के बाद खुद को मार लिया हो।
हाँ, इसकी उम्मीद काफी हद तक सही है। बेहतर है जनाब। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुँचे। जनाब, उन दोनों का कत्ल किसने किया? इसका ही तो पता लगाना है। खैर ये बताइए कि 3 माह से आपके पड़ोस का घर बंद है, तो क्या आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं जनाब, कल तक तो सब कुछ ठीक था। सब ठीक था? कल ही तो मेरी गुफ्तगू मोहतरमा व्यास से हुई थी। क्या ये कैसे मुमकिन है? उन दोनों की मौत हुए 3 माह गुजर चुके हैं। क्या? नहीं जनाब, आप चाहें तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक तो जिंदा थी और कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर के होशो हवास गुम हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने जब और मोहल्ले वालों से पूछताछ की तो सभी का यही कहना था कि वो दोनों कल तक जिंदा थीं। कुछ दिन गुजरने के बाद जब इंस्पेक्टर कोतवाली में थे तभी सुशीला वहां आई। जनाब, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हो गया? आज भी उस घर की बत्तियां जल रही थी और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई वहां है, पर ना जाने कौन है। लेकिन हमने तो वो घर पर मोहर मारी हुई है। जनाब, आप खुद ही पता लगा लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहां आऊंगा। सुशीला वहां से चली गई और इंस्पेक्टर अजीब सी कश्मकश में फंस गया। उस रात हवलदार और इंस्पेक्टर घर से कुछ दूरी पर अपनी जीप लगाकर बैठे थे। जनाब, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है, और वैसे भी हमने घर पे मोहर मारी हुई है। आखिर कोई अंदर कैसे जा सकता है? ये मामला कुछ अजीबोगरीब है। मौत के 3 माह गुजर चुके हैं, पर लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जनाब, आप मुनासिब समझे तो सो जाइए। मेरी नजर है उस घर के ऊपर। नहीं संजय, इस मामले ने मेरी नींद उड़ा दी है। अब नींद आना मुश्किल है। तो चलिए जनाब, आप और मैं दोनों मोबाइल पर सांप और सीढ़ी का खेल खेलते हैं। ये अच्छा ख्याल है। हमारे जगने के साथ ही तफरीह भी हो जाएगी। इंस्पेक्टर और हवलदार फोन पर सांप सीढ़ी का खेल खेल ही रहे थे, तभी अनीता के घर की बत्तियां जल उठी। वो देखो संजय। बत्तियां कैसे जल उठी? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर दोनों के होश हवास उड़ गए और हवलदार बौखलाकर गिर पड़ा। संजय, संजय, उठो संजय। भूत, भूत, जनाब, भूत। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चल पड़ा। इंस्पेक्टर ने घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसे जोर जोर से किसी के झगड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने बताया ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अम्मी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसी से निकाह करूंगी। क्या इसी वक्त के लिए मैंने तुम्हें बेहतर परवरिश देकर इतना बड़ा किया? वो मैं नहीं जानती। उस बंदे का 3 बार निकाह हो चुका है और 3 तलाक भी हो चुका है। शायद उसे बेहतर तरीके से समझने वाली कोई नहीं मिली। और अम्मी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पिछली 3 बेगमों के साथ किया। अम्मी, आप उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की अम्मी बनने वाली हूँ। या अल्लाह, ये तुमने क्या गजब कर दिया। अब मैं मुआशरे को क्या मुंह दिखाऊंगी? यही मुआशरा मुझे बोलेगा बिना वालिद के बच्ची को मैं अच्छी परवरिश नहीं दे सकी। अम्मी, आपको अभी इस मुआशरे की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें इस मुआशरे में ही रहना है। इसीलिए कल ही चलकर हम ये हमल गिरवा देंगे। मैं हमल नहीं गिरवाऊंगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी प्रिया, तुम्हें ये करना होगा, वरना क्या आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। उसके बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब कुछ इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों के सामने देखा।
और उसके बाद वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे ये तो समझ आ चुका था कि कत्ल कैसे और क्यों हुआ, मगर वो इस कश्मकश में था कि वो फाइल में क्या लिखता, कि उसे ये तफसील भूतों ने दी है। अब भी इस घर में अक्सर उनके झगड़ों की आवाज आती है और इस खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और अब ये घर दिल्ली शहर के खौफनाक शहर में शुमार होता है।